स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। जो जेई मेंस के पेपर हुए हैं जनवरी में, उन पर डिस्कशन चल रहा था, तो उसी प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे आज की क्लास में। तो मैं आपको अपनी स्क्रीन दे रहा हूं और डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था जो हमने डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 12 है ये पेपर का। 27 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट के पेपर पर डिस्कस चल रहा है फिलहाल। तो ये 12th क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया था। आगे बढ़ रहे हैं। 13th क्वेश्चन आपके सामने है। इसको थोड़ा मैं एनलार्ज करूंगा ताकि आप देख सकें आराम से इसको। ये है आपके सामने क्वेश्चन। पढ़ें अब इसको एक बार। इफ A, B be the orthocenter of the triangle whose vertices are given and I1, I2 are two integrations, ठीक है, एक बेसिक फॉर्मेट बन रहा है। देन 36 I1 upon I2 equal to, क्या करना होगा एक बार समझे, कैसे उठाएंगे सवाल को। सबसे पहले राइटर ने इस क्वेश्चन में ए बी को ऑर्थोसेंटर बोला है इस ट्रायंगल का, ठीक है ना। तो सबसे पहले ए बी की पोजीशन को या उस ए और बी को आपस में कनेक्ट करके देखते हैं क्या करना होगा। समझिए, अगर मैं एक ट्रायंगल बनाऊं, एक रफ ट्रायंगल, मतलब कोई स्केलिंग पे नहीं बना रहा हूं, नॉर्मली एक ट्रायंगल मैंने ड्रॉ किया है। अब ध्यान दीजिएगा, इस ट्रायंगल का एक वर्टेक्स 1 2 है, इस ट्रायंगल का एक वर्टेक्स है 1 2, एक है 2 3 और एक है 3 1। ये इसके तीनों वर्टेक्स दिए हुए हैं। अब क्या है देखिए केस, अगर मैं डिस्टेंस निकालूं तो ये डिस्टेंस होगी 2 - 1 3 - 2 यानी √5। ये सब आप जानते हैं, इसलिए मैं तेजी से लिख दे रहा हूं क्योंकि 10th का स्टूडेंट भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना जानता है। अगर 3 1 और 2 3 के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे तो ये भी √5 आएगा, जबकि तीसरा डिस्टेंस आएगा 2 - 1 1 3 - 2 1 यानी √2 आए। कुछ इस तरह का ट्रायंगल ही, ठीक है ना। ट्रायंगल आपके सामने है। अब कंडीशन क्या बनेगी देखें। हेलो राज भाई, कंटिन्यू किया है, बस अभी स्टार्ट किए हुए 1 मिनट हो रहा है। तो चलिए आप भी साथ रहिए और फटाफट, मेरे से ज्यादा फटाफट आप निकालिए आंसर ना, आपका स्पीड अच्छा है। तो हर क्वेश्चन का आंसर 1 मिनट पहले आप करिए, है ना। और इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन सब इसीलिए प्रैक्टिस करा रहा हूं ना, ये कम नहीं है, 300 यानी 300 कांसेप्ट खुल अगर कोशिश की जाए तो ना। तो चलिए, सबसे पहले मैंने एक ट्रायंगल बनाया, ए बी द ऑर्थो सेंटर ऑफ दिस ट्रायंगल। क्लियर सी बात है यार, अगर इस ट्रायंगल की दो साइड इक्वल हैं तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और हम जानते हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं 3 1 से, उस पॉइंट से जिसके दोनों तरफ की साइड बराबर हैं, अगर वहां से एक परपेंडिकुलर डालूं तो वो सामने वाली साइड के मिड पॉइंट पे जाके मिलेगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल की ये प्रॉपर्टी आप जानते हैं कि उसमें परपेंडिकुलर डालने पर वो सामने वाली साइड के मिड पे मिलेगा। तो हमें सबसे पहले 1 2 और 2 3 का मिड निकाल लेना चाहिए। क्या आ जाएगा, 1 + 2 3/2 और 2 + 3 5/2। क्लियर है बिल्कुल भाई। x1 + x2/2 और y1 + y2/2 लगाया है मैंने इन दोनों के बीच में। ये बिल्कुल सिंपल है और मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग इसको कर। तो इन दोनों को जोड़ के इनका मैंने मिड निकाल लिया, 3/2 5/2 आ गया। अब ये मिड पॉइंट मुझे मालूम है, ये पॉइंट भी मुझे पता है, तो भैया इन दोनों पॉइंट से जाने वाली लाइन भी तो मैं निकाल लूंगा ना। यानी इस लाइन की इक्वेशन मुझे पता लग गई। क्या निकलेगी ये लाइन, मैं एक बार इसको ब्लैक कलर से बना देता हूं। मैं इस लाइन की बात कर, है ना। ये वो लाइन है जो 3 1 से पास हो रही है और साथ में 1 2 और 2 3 के मिड पॉइंट से पास हो रही है। बात करना आसान होगा अगर मैं इसका नाम ABC रख दूं और मिड पॉइंट को D कह दूं, यानी मैं AD लाइन निकाल रहा हूं। तो क्या होगी AD लाइन की इक्वेशन देखें। लाइन AD हो जाएगी, देखते रहें ध्यान से। ये हो जाएगा y - y1 या y1 x1, इसको मानते हैं 3 1 को, ज्यादा कंफर्टेबल चीज लिखा करना चाहिए। तो y - y1 बराबर y2 - y1, सीधे 3/2 लिख दिया, ठीक है ना। मैंने y2 में से y1 को माइनस कर दिया है, वो डायरेक्ट लिख, आप भी करते रहें। डिवाइडेड बाय x2 - x1, तो वो हो जाएगा 3/2 - 3 यानी -3/, और x - x1 की जगह 3। एक बार मुझे चेक करने दीजिए, ये मेरे लिए x1 y1 है बच्चों, ये x2 y2 है। तो y - y1 = y2 - y1 अपॉन x2 - x1 x - x। और अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो y - 1 = -x + 3 यानी x + y का वैल्यू 4 है, ठीक है ना। ये जो लाइन निकली है ये x + y = 4 है। नहीं राज, 2-3 दिन से मत कहिए, मेरे हिसाब से कल मैं नहीं ले पाया था क्लास, को जरूरी काम था। परसों सैटरडे को क्लास हुई है ना, परसों सैटरडे को हुई है क्लास। तो चलिए, x + y = 4 आ गया। अब x + y अगर 4 है और ये पॉइंट A, B ऑर्थो सेंटर है, तो भैया पक्की बात है ये इस लाइन AD पर बिलोंग करेगा। तो अगर ये AD पे बिलोंग करेगा तो A + B को भी 4 होना चाहिए। तो क्यों दिया था AB को ऑर्थो सेंटर, ये बात अब समझ में आ रही है, धीरे धीरे सवाल की परत खुल रही है। इफ AB be the ऑर्थो सेंटर ऑफ दिस ट्रायंगल, तो इससे मुझे बेनिफिट ये हुआ कि मुझे ये पता लग गया कि क्या रिलेशन है A और B के। AB का सम पता लग गया। अब आगे पढ़ते हैं सवाल। एंड I1 इज दिस इंटिक, ठीक है ना। अब I1 से उठाते हैं, देखिए सवाल को एक एक करके समझते जाइए। I1 का वैल्यू दे रखा है A से B तक x sin 4x - x² D, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसमें सबसे ज्यादा यूज होने वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करूं तो मैं इसे लिख पाऊंगा A to B, x की जगह A + B - x। सबको याद आ गया होगा कौन सी प्रॉपर्टी है। और अंदर भी हो जाएगा sin 4x की जगह A + B - x माइनस A + B - x का होल स्क्वायर। देखते जाइए, मैंने पूरे एक्सप्रेशन में x को A + B - x से चेंज। अच्छा, आप नहीं कर पाए तो चलिए बराबर पे आइएगा, है ना। आप बराबर पे रहिए, पुराने देख सकते हैं आप। इसमें बनाने का फायदा यही है ना कि आप देख सकते हैं। चलिए,
तो I1 बराबर इंटीग्रेशन a टू बी a प्लस बी माइनस एक्स साइन 4 टाइम्स a प्लस बी माइनस एक्स माइनस a प्लस बी माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये बन गई आपकी इंटीग्रेशन का फॉर्मेट, ऐसा बन गया। मैंने क्या किया समझे, कौन सी प्रॉपर्टी लगाई वो भी बता देता हूं। एक प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं इंटीग्रेशन में कि इंटीग्रेशन a टू बी एफ एक्स डी एक्स को आप चेंज करके a टू बी एफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स कह सकते। और इस प्रॉपर्टी के लिए कोई कंडीशन नहीं है, ऐसा नहीं कि इवन फंक्शन पे लगेगी या ऑड फंक्शन पे लगेगी, कुछ नहीं, ये कॉमन प्रॉपर्टी है। तो a प्लस बी एफ एक्स डी एक्स को a प्लस बी माइनस एक्स एफ डी एक्स कह सकते हैं। इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करके मैंने ये फॉर्मेट ऐसा लिख दिया। अब क्या बनेगा देखें, ये बन जाएगा a टू बी 4 माइनस एक्स। ये कहां से लिखा, क्योंकि ये गिवन था, ये हमने पता लगा लिया था, माफ करें, कि a प्लस बी 4, ये गिवन नहीं था, हमने ये कैलकुलेट करके अभी थोड़ी देर पहले पता लगा लिया था कि a और b के सम को 4 होना। तो अब ये कंडीशन बन गई a टू बी 4 माइनस एक्स साइन 4 इंटू 4 माइनस एक्स माइनस 4 माइनस एक्स होल स्क्वायर। और थोड़ा एक लाइन और लिखने दीजिए मुझे, क्योंकि इसके अंदर कुछ बात लग रही है मुझे। 4 इंटू 4 माइनस, नहीं, दोनों से 4 माइनस एक्स कॉमन ले लेते हैं, दोनों से 4 माइनस एक्स अंदर ही अंदर साइन में कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में 4 माइनस 4 प्लस एक्स। क्या बात, जिस चीज का अंदेशा था वही हुआ, ये 4 से 4 कट गया। और अब ये कंडीशन क्या बन गई, देखिए ये बन गई a टू बी, ये I1 की वैल्यू निकाल रहा हूं मैं, ध्यान दीजिएगा, 4 माइनस एक्स साइन एक्स इंटू 4 माइनस एक्स डी, है ना। और अगर आप इसको और सॉल्व करके लिखें तो ये बन जाएगा 4x माइनस एक्स। एक काम करता हूं, वही लिख देता हूं पूरा का। तो अब ये बन जाएगा 4x माइनस एक्स। अब गौर करिए भैया कि जो शुरुआत में था वही बन, यानी इतने परिवर्तन के बाद भी ये 4x माइनस एक्स स्क्वायर वाला जो टर्म है ये अपने जैसा ही रहा, ठीक। अब गौर करें, इस प्रॉपर्टी को लगाने का बेनिफिट ये हुआ कि पहले तो I1 का लुक ऐसा था और अब I1 का लुक ऐसा हो गया। तो भैया दोनों I1 को अगर मैं ऐड कर दूं, ये बहुत कॉमन सा रूल है, मतलब डेफिनेट इंटीग्रेशन जब आप प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं तो जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा पुटअप होता है ये उनमें से। ये लोग कोई आपके लिए नया नहीं है, जो प्रैक्टिस्ड लोग हैं उनको पता है कि ऐसे सवाल बहुत होते हैं। अब इस इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देते हैं, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। तो इनको ऐड करने पर 2I1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन a टू b, इसमें लिखा हुआ है x और इसमें लिखा है 4 माइनस एक्स, तो दोनों को ऐड करके आ जाएगा x प्लस 4 माइनस एक्स और साइन 4x माइनस एक्स स्क्वायर दूसरा टर्म है इंटू d। ये x से x कट गया, 4 बाहर ले लिया, तो 4 को बाहर करके a टू b साइन 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये वैल्यू आई है 2I1, ठीक है ना। अब 2I1 की वैल्यू है तो 2 को भी कट कर दो भैया और 4 को 2 बना दो, ठीक है ना। और अब अगर आप गौर से देखें, एक बार देखें बस बच्चों की, ये जो I2 दिया है ना, ये देखिए गौर से, इसको एक बार देखिए, मैंने एनलार्ज भी किया हुआ है, ये I2 है और ये बिल्कुल वही टर्म है जो मुझे यहाँ पर ये मिला है। देखिए यानी क्या टेक्निक, क्या है सवाल की, कैसे क्रिएट किया सवाल, दो सवाल जोड़ने की कोशिश की। कोऑर्डिनेट के रूप में ये टुकड़ा दिया, कहा भाई ऑर्थो सेंटर है, फला ढिमका, कहानी सुनाई लंबी चौड़ी, उससे हमको ए और बी का लिंक पता लगा। और जैसे ही a प्लस बी 4 आया ना, हर जानकार बच्चे के दिमाग में एक घंटी बज जानी चाहिए कि अच्छा लिमिट का सम 4 आ रहा है, तुरंत पल, मतलब एक पल में समझ में आ जाना चाहिए कि कौन सी प्रॉपर्टी आगे बढ़ाई जाए, ठीक है ना। तो सवाल को पहचानना भी है, ठीक है ना, सवाल को पहचानना भी है। अब जैसे ही प्रॉपर्टी लगाई तो I1 का बदला हुआ, ये पहला रूप था और ये अगला बन गया 4 माइनस एक्स। जैसे इन दोनों को ऐड किया बच्चों तो x का टर्म कट गया, यही होता है, वेरिएबल कैंसिल हो जाता है। अब I1 जो आया है इसमें भी गौर करिए, ये पूरा टर्म वही है जिसे इसने I2 बोला है। तो क्या इक्वेशन बनी, एक बार गौर करना, I1 बराबर 2I, यानी I1 बाय I2 का वैल्यू आ गया, I1 बाय I2 बराबर आ गया 2, और अब I1 बाय I2 को 36 से मल्टीप्लाई करके आंसर, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को करो, ठीक है ना। चलिए ठीक है, गुड इवनिंग गणेश भाई और राज, क्या कह रहे हैं, वेक्टर 3D, तो सबका नंबर आएगा। अभी देखो, पहले तो मैं पूरे लेक्चर पूरे 32 चैप्टर के ही बना रहा था, लेकिन अभी क्योंकि उसमें टाइम लगेगा इसीलिए अभी ये पेपर आउट हुए हैं, तो इन पेपर के माध्यम से ना जिस टॉपिक पर भी सवाल आएगा उस पर चर्चा करेंगे ये। तो जहां भी जिस मुद्दे पर बात होगी मैं बताता हुआ चलूंगा कि इस थीम से रिलेटेड भाई ये फॉर्मूला है, और उससे कुछ एडिशनल जुड़ी हुई जानकारियां होंगी वो भी देता हुआ चलूंगा, उसके लिए आप निश्चित। तो कोशिश यही रहेगी कि हम पढ़ ही रहे हैं, लेकिन हमने बेस इन क्वेश्चंस को क्यों बनाया हुआ है, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी आए ना जनवरी के राउंड में, अप्रैल में फिर इनसे मिलते जुलते सवाल, ठीक है ना, इसी। चलिए तो आगे बढ़ाते जाते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर फिलहाल अब आप लोग सॉल्व खुद कर लेंगे। I1 बाय I2 मैंने निकाल दिया, 36 से मल्टीप्लाई करने की देर है, सही ऑप्शन मैच करा है, ठीक है। 13th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 14 क्वेश्चन में आइए, ये क्वेश्चन स्क्रीन पे आपको साफ दिख रहा होगा, यस काफी क्लियर है, और बड़ा कर देता हूँ, लीजिए ये लीजिए, यहाँ पर आप पूरा पढ़ पाएंगे इसको, लीजिए। ये क्वेश्चन, 4 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स 2k 3k 1 0 0 1 0 0 लाई ऑन अ सर्कल फॉर k इक्वल टू, मतलब कुछ नहीं, k की वैल्यू इससे। अच्छा पिछले सवाल का मैंने
एनालिसिस नहीं बताया आपको। मैं इस सवाल को अगर कैटेगराइज करूं, इसके ऊपर वाले को तो मैंने फर्स्ट राउंड का सवाल नहीं माना था, लेकिन इस सवाल को मैं फर्स्ट राउंड, जो बच्चे डेफिनेट इंटीग्रेशन में स्पीड मेंटेन किए हुए हैं ना, जो मुझसे भी तेज करते हैं, उनके लिए फर्स्ट राउंड का सवाल है। फर्स्ट राउंड का सवाल है यार, इसमें है ही क्या, है ना। लेकिन चलिए मान लेते, चलिए हटा देता हूँ। हटाया इसीलिए क्योंकि अभी मैं याद कर पा रहा हूँ कि पहले आपको इस ट्रायंगल की पूरी कंसेप्ट यूज करके, ट्रायंगल का पूरा थीम लगा के ये एक रिलेशन निकालना पड़ेगा, और उसके बाद दूसरा। तो अगर किसी बच्चे को क्विकली आइडिया डेवलप नहीं हुआ कि यार ऐसे जाना था, तो वो हो सकता है 2-3 मिनट बर्बाद करके फिर परेशान होने लगे, इसीलिए फर्स्ट राउंड हटा दे। लेकिन सवाल की कैटेगरी इजी है, क्वेश्चन तो ये, ठीक है ना। और ये किस टॉपिक का वो भी लिख देता हूँ। ये कोऑर्डिनेट को सम्मान दिया गया है और कोऑर्डिनेट के साथ खड़ा होने का मौका दिया गया है डेफिनेट इंटीग्रल, यानी 11th प्लस 12th का मिक्स्ड खिचड़ी क्वेश्चन, दोनों सालों के सिलेबस से मिला करके, 11th और 12th दोनों ईयर्स के सिलेबस से मिला के, ठीक है ना। चलिए, तो कोऑर्डिनेट प्लस डेफिनेट इंटीग्रल 11th 12th का मिला हुआ सवाल फर्स्ट राउंड का नहीं मान रहा हूं, क्योंकि 2 स्टेप का है, हो सकता है टाइम लगा दे, लेकिन जिसकी स्पीड है फर्राटे तो वो कर लेगा, ठीक है। फिर भी हम एक बहुत आम बच्चे के लिए सोच के ये राउंड डिसीजन ले रहे हैं, तो इसको नहीं गिना मैंने, ठीक है। चलिए, इसको भी हटा दिया। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन 14, 4 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, दीज 4 लाई ऑन अ सर्किल फॉर के इक्वल, ठीक है। आपके चारों पॉइंट एक सर्किल पर लाई करें। ध्यान से समझना सवाल क्या है। ये एक सर्किल है और पॉइंट जो दिए हैं एक बार उन पर जरा गौर करिएगा। पॉइंट है 0 0 1 0 और 0 1। एक मिनट रुक जाइए, तो इसके पहले मैं एक बार काम करता हूँ, कार्टेशियन प्लेन बनाता हूँ। ये सवाल कुछ ज्यादा ही इजी है मुझे लग रहा है, और यहाँ पर मैंने बनाया 0 0 1 0 और 0 1 और 1 0 से पास होने वाला सर्किल। यानी कैसा सर्किल बनेगा गौर कर लीजिए आप लोग, ऐसा कुछ सर्किल बन, ठीक है ना। सही है, लगभग सही आया। थोड़ा और एक्यूरेट बना देता हूँ, ये थोड़ा सा इसको और सही ले आता हूँ, ऐसा कुछ है ना, ऐसा बना लेता हूँ। ये है सर्किल, ठीक है। ये ओरिजिन 0 0 से भी पास हो रहा है, और ये 1 0 से भी पास हो रहा है, और 0 1 से भी पास हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा भैया ये एक पॉइंट और है 2 के 3 के, उससे भी पास हो रहा है। ये राइटर ने बोला है 4 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स 2 के 3 के 1 0 0 1 और 0 0 लाई ऑन द सर्किल फॉर के इक्वल टू के क्या हो, ताकि ये चौथा पॉइंट भी सर्किल पे लाई करे। सिंपल क्वेश्चन, कैसे करेंगे समझो जरा सा बात को। ये जो एंगल है बच्चों, ये 90, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये दोनों एक्सिस के जो टुकड़े हैं ना, ये कॉर्ड का रोल प्ले, ये भी एक कॉर्ड है सर्किल का, ये भी एक कॉर्ड है, और इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो सिंपल सी बात है कि अगर मैं इन दोनों को मिला दूं ना, ये डायमीटर बन जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा था 9th क्लास में, अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण, द एंगल फॉर्म्ड ऑन अ सेमी सर्किल विल बी राइट एंगल्ड ऑलवेज। तो अगर ये एंगल 90 डिग्री है, तो इसका मतलब ये जो 0 1 और 1 0 को मैंने ज्वाइन करा, ये डायमीटर ही है, पक्की बात। अब ये अगर डायमीटर है तो इसका मिडिल पॉइंट हो गया हाफ कॉमा हाफ, भैया सेंटर पता लग गया, सेंटर पता लग गया। और 0 1 से 1 0 तक की टोटल जो लेंथ होगी, यहां से यहां तक की जो टोटल लेंथ होगी, ये टोटल लेंथ होगी √2, क्योंकि ये 1 तो ये √2। तो जो डायमीटर है वो तो आ गया डायमीटर आ गया √2, तो इसीलिए रेडियस भी पता लग गई भैया। रेडियस हो गई √2/2 यानी 1/√2, ये रेडियस भी पता लग गई, सेंटर पता लग गया, रेडियस पता लग गई। और अब ये पॉइंट 2 के 3 के भी सर्किल पर लाई कर रहा है भैया, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी तो रेडियस के ही बराबर होना चाहिए ना। तो कुछ नहीं करूंगा, इनका डिस्टेंस निकाल देता हूं। तो 2 के माइनस हाफ का स्क्वायर प्लस 3 के माइनस हाफ का स्क्वायर बराबर रेडियस √2/2 का स्क्वायर। खत्म, सब कुछ नहीं करना, इसके आगे आप खुद। बहुत सिंपल सवाल, फर्स्ट राउंड में इसे नहीं गिना तो फिर क्या गिना वाली बात, ठीक है ना। और इसे मानेंगे हम सर्किल कंसेप्ट पर बेस्ड सिंपलेस्ट क्वेश्चन 11। इसको भी कठिन कोई बच्चा बोल रहा है तो बस गलत काम कर रहा है, फिर ये बहुत इजी क्वेश्चन कंसेप्ट होगा, ठीक है ना। तो ये एक आसान सा सर्किल डायमीटर फॉर्म में बिल्कुल सर्किल डायमीटर को सेटिस्फाई कर सकते हैं। यहाँ तो खैर सब कुछ डायरेक्ट हो जा रहा है बेटे, इसमें तो जिस मेथड से घुसोगे वही मेथड इसको निकाल देगी, कुछ ज्यादा ही। मैंने क्या किया देखिए, आप जो कह रहे हैं वो भी परफेक्ट है, x - x1 x - x2 प्लस y - y1 y - y2 सीधे सीधे उठा सकते हैं। और मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों के मिडिल पॉइंट को निकाल लिया, वो सेंटर हो गया। सेंटर से इस पॉइंट के डिस्टेंस को मैं रेडियस से कंपेयर कर दूंगा, रेडियस मेरे हाथ में है, आंसर। अब इसको सॉल्व तो आप कर लेंगे ना, इसको सॉल्व कर लेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है कि इसको आप सॉल्व कर लेंगे। और क्योंकि ये आंसर इतने परफेक्ट नंबर आ रहे हैं, रेशनल नंबर आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ये सॉल्व, ठीक है ना। तो बस सॉल्व कर निकाल दे, क्वाड्रेटिक बनेगा, उससे वैल्यू आपके पास, ठीक है ना। तो ये मैंने कैसे किया, इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को रेडियस से कंपेयर कर दिया। जो आप बोल रहे हैं वो भी बिल्कुल पर वैसा भी कर सकते हैं जैसा आप बोल रहे हैं, क्योंकि अगर इन दोनों कॉर्नर को डायमीटर के 2 टर्मिनल मान के इक्वेशन बना लेते तो भी हम इसको सेटिस्फाई कर। लोग क्या होता वो भी देख लीजिए, अगर ये x1 y1 होता और ये x2 y2 मान लेते, तो x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इक्वल टू 0। ये कौन सा फॉर्मेट है, जब हमको किसी सर्किल के डायमीटर के दोनों टर्मिनल मालूम होते, x1 y1 x2 y2, तो हम डायरेक्ट इस तरह से सर्किल की इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर सकते। ये सर्किल की इक्वेशन आ गई, ठीक है ना। और क्योंकि इस सर्किल में ये क्रांतिकारी 2k और 3k भी बैठा है, तो x y की जगह इसको सेटिस्फाई। अब फायदा क्या होगा कि x1 y1 x2 y2 पहले ही पता है,
तो पहले तो ये इक्वेशन सिंप्लीफाई होके क्या बन जाएगी, x माइनस x1 0, x माइनस x2 1, y माइनस y1 1 और y माइनस y2 0 इक्वल टू 0। यानी कितनी सिंपल इक्वेशन बनी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू 0। कुछ मत करिए, अब x और y की जगह 2 के और 3 के रख के इसको सॉल्व। और मेरे जो पूरी उम्मीद है कि जब आप इस मेथड से करेंगे तो भी सॉल्व करने पर ऐसी ही इक्वेशन मिले किसी भी, ठीक है ना। तो फर्स्ट राउंड का एक सवाल है, सर्किल का 11th क्वेश्चन है। अच्छा सिंपल क्वेश्चन है, इसको जरूर किया जाना चाहिए फर्स्ट 7। ये टारगेटेबल क्वेश्चन है। लास्ट में गिनूंगा मैं कि 30 में से कितने ऐसे बच्चे मैथ्स कठिन है बोलते तो रहते हैं, लेकिन देखना है कि ऐसे कितने सवाल थे जो फर्स्ट राउंड। जबकि आप याद रखिएगा कि मैं इस लेवल के सवाल को भी फर्स्ट राउंड में नहीं गिन रहा हूं, जबकि ये सवाल बहुत ज्यादा आसान है। डेफिनेट इंटीग्रेशन में इससे आसान सवाल कोई क्या बनाएगा बताइए। मतलब इस क्वेश्चन को अगर कोई ध्यान से देख ले ना, केवल पढ़ने वाला बच्चा, देखो एक बार इसके लुक को देखो और इसके लुक को देखो यार, जिस समय इसका दर्शन होता है ना उसी पल समझ में आ जाता क्या प्लानिंग। एक के बाहर एक्स लिखा है, एक के बाहर नहीं, तुरंत पल्ले पड़ता है, तुरंत आइडिया स्ट्राइक करता है कि क्या। और जैसे आदमी देखता है लिमिट ए और बी है तो फिर ये भी समझ में आने लगता है कि ए बी को ऑर्थो सेंटर क्यों दिया, क्या प्लानिंग करना, यानी उनके बीच का रिलेशन निकालना है। बट क्योंकि 2 स्टेप का इसलिए मैंने फर्स्ट राउंड नहीं, ठीक है ना। लेकिन सवाल बहुत आसान क्या है। चलिए 13 हो गया, 14 भी कर लिया। 14 तो फर्स्ट राउंड का क्वेश्चन गिना जाएगा। अब आते हैं 15 को, फर्स्ट राउंड में गिना जाएगा। इसका आंसर आप निकाल लेंगे, बस एक लाइन छोड़िए मैंने। 15th क्वेश्चन में आ जाइए और इतना बड़ा है, आपको मैं करके दिखा सकता हूँ। इतना है क्वेश्चन, गौर से एक बार पढ़ लीजिए पहले सवाल। इफ लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, एक एक्सप्रेशन दिया है, ये ए है और बी भी दिया है, देन द वैल्यू ऑफ ए बी। देखिए सवाल पढ़ते ही क्लियर। वो सवाल भी फर्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल माना जाएगा जो कम पढ़ के समझ में, जैसे इस क्वेश्चन पर नजर पड़ते ही ये समझ में आ जा रहा क्या करना, पढ़े नहीं भी आदमी तो भी उसको क्लियर हो जा रहा कि ये ए है, ये बी है, ए बी क्यूब निकाल। यानी 3-4 सेकंड लगा के आदमी रीड कर, और इसको देखते ही फील होता है कि कंजुगेशन का सवाल है। आइए आगे बढ़ाते हैं एक बार। वैसे तो डीएल हॉस्पिटल भी लगने के चांस लग रहे हैं, क्योंकि एक्स को अगर आप 0 लगा दोगे तो ये न्यूमरेटर भी 0 हो जाएगा, डिनोमिनेटर भी 0। इट मींस इट इज 0/0 लुक में डीएल हॉस्पिटल लगता है, और पड़ोसी बी जो है उसमें भी 0/0 लुक इसमें भी है, यानी दोनों डीएल हॉस्पिटल के शिकार। लेकिन यहां मैं ये कहूंगा कि कंजुगेशन ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक्सप्लेन करेगा इस सवाल को। कंजुगेशन से समझाता हूं, एक बार आपको सुनिए ध्यान से। ए का वैल्यू दिया है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 और न्यूमरेटर पे लिखा है समथिंग इन √- √2। तो जो न्यूमरेटर में एक्सप्रेशन लिखा है बच्चों, उसकी कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ध्यान देना, 1-2 स्टेप मन में बोलूंगा, डायरेक्ट लिख दूंगा, समझना। इसको आप अपने मन में ऐसे फील कीजिए जैसे ये लिखा है √a माइनस √b। अब √a माइनस √b में अगर तुम √a प्लस √b से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या बनेगा बताओ, √a माइनस √b, √a प्लस √b, यानी a माइनस b, है ना। क्योंकि हमने पढ़ा है √a माइनस √b और √a प्लस √b जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये बनेगा √a का स्क्वायर माइनस √b का स्क्वायर रूट कट जाएंगे तो a। अब मैं जो बोला तुरंत अप्लाई कर रहा हूँ न्यूमरेटर पे। ये जो टर्म है ये मेरे लिए √a के समान है, ये √b के समान, तो इसके कंजुगेट से गुणा करते ये बन जाएगा 1 + 1 + x⁴ √-2। समझ गए। ये था आपका ये पूरा टर्म जो अंदर था, ये मेरे लिए a जैसा था और ये b था 2। तो √a माइनस √b और कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते ही √a माइनस b, √a प्लस b मिलके बन गए a माइनस b। ये पूरा a है ये, और डिनोमिनेटर में जो कंजुगेट आएगा उसको भी देख ली। कई बार बच्चा न्यूमरेटर में बस करके खुश हो जाता कि अरे हो गया, सिंपल हो गया, और भूल जाता कि डिनोमिनेटर में इसका काउंटर भाई बैठे, ये इसका भैया है, ये वो कंजुगेट है इसका जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद में न्यूमरेटर इतना सुंदर बना है। तो डिनोमिनेटर में इसका कंजुगेट आ गया। अब ध्यान देना, इसी स्टेप पे काम और निपटा दे रहा हूँ, गौर करिए। ये 1 से, ये जो 1 लिखा है, इस 1 से 2 माइनस होके -1 बन, है ना। तो a बराबर क्या बन जाएगा, अब देखते जाइए, बन जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 √1 + x⁴ -1 अपॉन जो नीचे हैं बड़े बड़े खिलाड़ी वो तो बैठा दी। वैसे तो उनको निपटाया जा सकता है लेकिन अभी रहने दो, ठीक। अब गौर करिए, जो न्यूमरेटर पे लिखा फिर से गौर करो, ये फिर से मुझे कैसा दिख रहा है, a माइनस b जैसे। फिर मैं कंजुगेट लाऊंगा भैया, इसका कंजुगेट है 1 + x⁴ √+1 और इतना ही नीचे भी दे दो √1 + x⁴ +1, ठीक। अब ऊपर है a माइनस b, a प्लस b, फिर से एक बार। तो अब क्या बन जाएगा न्यूमरेटर में, देखिए न्यूमरेटर में बन जाएगा a माइनस b, a प्लस b, तो ये हो जाएगा 1 + x⁴ -a माइनस b, a प्लस b, a² - b² होता है। तो a का जो रोल प्ले कर रहा है वो कौन है, जो a का रोल प्ले कर रहा है वो टर्म कौन है, वो है आपका ये √1 + x⁴ a माइनस b और ये बगल में a प्लस b, a² - b² हो गया। और जो डिनोमिनेटर का टर्म है वो तो है। अब यहाँ पर कई बार बच्चों के दिमाग में एक बात आती है, वो कहते हैं सर न्यूमरेटर को तो सुंदर बना ले रहे हो, बहुत अच्छा है, लेकिन डिनोमिनेटर तो हैवी करते जा रहे हो, वो तो और डेंजरस होता जा रहा है। तो समझने की कोशिश करिए, जो हम लिमिट के क्वेश्चन करते हैं ना, उनका मेन कंसेप्ट क्या है उसको समझें। लिमिट के सवाल में आपके क्वेश्चन का लुक 0/0 टाइप होता है,
जैसे इस सवाल में 0/0 टाइप लुक है, अगर डायरेक्ट 0 रख दूं तो ये 0/0 बन जाए। जब किसी लिमिट के क्वेश्चन में एक्सप्रेशन 0/0 लुक देता है तो इसका मतलब कि कोई एक टर्म ऐसा इन्वॉल्व है जो 0 बन फंक्शन। जैसे आप गौर करें मेरी बात पे, मान लीजिए sin x के बगल में cos x और बगल में sec x ये टर्म बैठे हैं और बाहर लिखा है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, तो गौर करें लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 लिखने में इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 आ जा रही है। जिम्मेदार कौन है जानते हैं? ये है जिम्मेदारी है साइन, ये थोड़े ना जिम्मेदार है, ये जिम्मेदार नहीं है, ये जिम्मेदार नहीं है। तो अगर कोई कंप्लीट एक्सप्रेशन x बराबर 0 रखने पर 0 दे रहा है या लिमिट अप्लाई करने पर 0 वैल्यू दे रहा है, तो उस 0 के आने के पीछे पूरा फंक्शन जिम्मेदार नहीं है, उसका कोई एक पार्ट भी जिम्मेदार हो सकता है। एक मछली सारे तालाब को गंदा कर रही है ना, तो हमको समझना क्या पड़ेगा कि वो कौन सा पार्ट है जो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर। तो जब मैंने लगातार 2 बार कंजुगेट से मल्टीप्लाई किया तो अब देखो ये गुत्थी खुल के सामने आ गई कि ऊपर वाला x की पावर 4 बन गया, नीचे वाला भी x की पावर 4। काटिए ना इसको। इस पूरे क्वेश्चन में अगर किसी ने प्रॉब्लम क्रिएट कर रखी है शुरू से ही, इस लाइन से आई है, ये डिनोमिनेटर पे बैठा है, ये बाघ जैसा बैठा है x की पावर 4, जब तक ये x की पावर 4 यहाँ बैठा रहे ये सवाल आगे नहीं बढ़ा। लिमिट के सवाल को करना कैसे है ना, बस ये एक बार सेंस डेवलप कर लो, बस लिमिट के सारे सवाल उसी पैटर्न पे चलाते जाएंगे। हेलो डियर, हाँ तो अब क्या बनेगा देखो, यहाँ पर गौर करें, जैसे ही आप 0 लगाते लिमिट तो न्यूमरेटर भी 0 बनता है, डिनोमिनेटर भी। न्यूमरेटर के 0 बनने में दिक्कत नहीं है मेरे को, क्योंकि किसी सवाल में अगर न्यूमरेटर 0 और डिनोमिनेटर 5 बन जाए तो हम आंसर को कम से कम 0 तो लिख सकते हैं। समझ रहे हैं बात को? तो जब न्यूमरेटर 0 बन जाए और डिनोमिनेटर नॉन 0 बने तो आंसर 0 आ जाए। ऐसे ही जब न्यूमरेटर नॉन 0 बन जाए, डिनोमिनेटर 0 बन जाए तो अनडिफाइंड डिफाइन करना बोलना पड़ेगा, अनडिफाइंड हो गया। लेकिन जब कभी कोई सवाल 0/0 फॉर्मेट देता है तो ये फॉर्मेट कुछ इस तरह का मीनिंग देता है कि जैसे न्यूमरेटर में भी कोई पार्ट है जो 0 बना रहा है एक्सप्रेशन को, डिनोमिनेटर हमें उसे पिकअप कर। तो मैं टारगेट कैसे करता हूं? मैं डिनोमिनेटर को टारगेट करता हूं कि डिनोमिनेटर में कौन है जो 0 प्रोवाइड कर। यहाँ पर जैसे 0 रखते ही डिनोमिनेटर कह रहा है मैं 0 बन जाऊं। अब ये x की पावर 4 ने प्रॉब्लम क्रिएट कर। अब मेरा क्या टारगेट होना चाहिए? मेरा टारगेट है कि कुछ भी करके, कैसा भी कैलकुलेशन करके मुझे ये x की पावर 4 को उड़ाना है डिनोमिनेटर से, मैं इसको यहाँ नहीं रहने, क्योंकि जब तक ये यहाँ बैठा है ये प्रॉब्लम करेगा, है ना। तो मैंने एक बार इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई किया, ये ऐसा बन गया और इसका कंजुगेट डिनोमिनेटर पे ये थे। अब आपने कहा साहब इससे फायदा क्या हुआ? क्योंकि जितना कठिन ये न्यूमरेटर पे दिख रहा था अब उतना ही डेंजरस डिनोमिनेटर पे दिख रहा है। तो ध्यान से देखें, उतना डेंजरस नहीं है बेटी, ये खतरनाक था जो पहले देख रहे थे आप। क्यों? क्योंकि जब इसमें x को 0 रख रहे थे तो ये 1 + 1 2 - 2 0 बन। लेकिन जरा इसके भाई को देखिए, ये इतना गंदा नहीं है। एक बार आप इसमें x को 0 रख के देखिए, ये √2 + √2 2√2 बन रहा। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा, कोई टर्म अगर x बराबर 0 रखने पर 0 देख रहा तो क्विकली डिसीजन ना ले कि सर जितना कठिन ये दिख रहा उतना ही कठिन तो ये भी दिख रहा है। कठिन दिखने से नहीं हो, अगर एक फंक्शन 0 देता है तो उसका कंजुगेट नहीं देता, ये इसका सपोर्टिंग दूसरा टर्म। जैसे साइन और कॉस दो भाई, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 लगाने पर साइन 0 देता है लेकिन कॉस 0 नहीं देता। ऐसे यहाँ पर ये 0 दे रहा है x बराबर 0 रखने पर, लेकिन इसका कंजुगेट नहीं दे रहा। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, कंजुगेट को ला करके किसी भी तरह इस न्यूमरेटर को रिजॉल्व कर, इसको गिराने की कोशिश। गिरा, थोड़ा हल्का हुआ, मैंने कभी भी पूरा हल्का नहीं हुआ भाई। इसके कंजुगेट को फिर लाए। ये पड़ोसी जब डिनोमिनेटर में आए, लोगों ने फिर यही सवाल पूछा, भाई ये सवाल आपके दिमाग में आ सकता है कि ये जो है ये टर्म खराब नहीं करेगा सवाल। तो ध्यान दे, ये खराब क्यों नहीं करेगा? क्योंकि x को 0 लगाओगे तो ये 2 बने, जबकि x को 0 लगाने पर ये 0 बन रहा है ना। तो इस कंजुगेशन के बाद अब जाके न्यूमरेटर पे x की 4 पावर है। और अब देखिए कितना स्टेप सिंपल आ गया कि जिसे मारने के लिए इतनी देर से कोशिश चल रही थी x की पावर 4 को, ये कटने के लिए आ गया x की। और जैसे ही डिनोमिनेटर का x की पावर 4 कट जाए तो समझ जाओ कि अब ये क्वेश्चन सॉल्व। नमस्ते अक्षर, अब सॉल्व। तो लिमिट के सवाल को करने का सिंपल टारगेट है यार, डिनोमिनेटर में जो 0 बनाने की कोशिश कर रहा है उसे मार दो, सवाल का टारगेट लेके। अब ये x की पावर 4 को मेरे हाथ से कोई नहीं बचा पाएगा। ये लीजिए, ये पेन तलवार बन गई है, ये कट खत्म। और अब ये अगली लाइन में बन गया लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, न्यूमरेटर पे 1। और आप बड़े खुशी के साथ x को 0 यहाँ भी लगाइए, यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट, क्योंकि फंक्शन प्रॉब्लम कर रहा था, उसके कंजुगेट प्रॉब्लम नहीं कर। अब ये √2 + √2 हो गया 2√2, और बगल में ये जो टर्म है ये हो गया आपका 2, क्योंकि √1 1 1 + 1 2, और ये होगा 1 1 + 1 2, हाँ 2 तो कुल मिला के ये आ गया 1/4√2। ये a का वैल्यू आ गया 1/4√2। ऐसे ही b का वैल्यू निकालिए, देखिए सेम पैटर्न में b को भी निकालिए। b को आप गौर से एक बार देख लें खुद, ये 0/0 बन। नमस्ते धनुष भाई। चलो तो अब ये b कैसे बनेगा? देखो ऊपर है sin² x, नीचे ये टर्म है। अगर आप डायरेक्ट 0 रखेंगे तो न्यूमरेटर भी 0 बनेगा, डिनोमिनेटर भी 0 बनेगा, है ये 0 का, ठीक ना। तो मुझे न्यूमरेटर वाले 0 से कोई तकलीफ नहीं है। फिर से सुनिए मेरी बात, न्यूमरेटर वाले 0 से मुझे कोई आपत्ति नहीं, आ जा तू। लेकिन डिनोमिनेटर पे 0 को मैं नहीं बर्दाश्त करूंगा, ये मेरे सवाल को मीनिंगलेस बना रहा है। तो अब मैं इसके कंजुगेट को पकड़ता हूँ, ठीक है ना। इसके कंजुगेट को मल्टीप्लाई करता हूँ तो न्यूमरेटर पे sin² x पहले से ही है। अच्छा लिमिट भी लिख देता हूँ, एक सेकंड रुकिए। लिमिट x टेंडिंग टू 0
न्यूमरेटर पे साइन स्क्वायर एक्स है और नीचे वाले का कंजुगेट √2 प्लस √1 प्लस कॉस है। लिख दिया मैंने इसका कंजुगेट, और नीचे a माइनस बी a प्लस बी मिलकर बन गया 2 माइनस 1 प्लस कॉस एक्स। क्या लिखा मैंने समझिए। ये टर्म को मैं कैसे पढ़ रहा था, √a माइनस √b और इसका कंजुगेट है √a प्लस √b, तो √a माइनस √b √a प्लस √b मिलके a माइनस b बनते हैं। अभी थोड़ी देर पहले बात, ठीक है ना। 5% SC UP से कुछ मिल सकता है क्या? मतलब नॉर्मल परसेंटाइल 85 है। चलिए अभी लास्ट में देखते हैं, इस बारे में बात करते हैं ना आर्यन, एक बार देख लेंगे लास्ट। तो b बराबर आ गया लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन इतना डिनोमिनेटर के कंजुगेट से मल्टीप्लाई किया, तो ये a माइनस बी, इसका कंजुगेट a प्लस बी मिलके हो गया a माइनस, क्योंकि √a माइनस √b और √a प्लस √b अगर मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बनेगा, √a का स्क्वायर माइनस √b का स्क्वायर, और ये रूट काट के a माइनस बी, ठीक है ना। ये बात जानते हैं आप, इसलिए मैंने हाईलाइटर से लेके हटा दिया, जगह चाहिए मुझे। अब a माइनस बी डिनोमिनेटर पे बन गया, थोड़ा सिंप्लीफाई करने दीजिए, ये बन जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ऊपर साइन स्क्वायर एक्स बैठा है, बगल में आ गए √2 प्लस √1 प्लस कॉस एक्स, और डिनोमिनेटर पे आ गया 1 माइनस कॉस एक्स। मैंने फिर x को 0 लगाया डिनोमिनेटर पे, तो cos 0 1 1 माइनस 1 0, ये फिर से 0। ये जब तक 0 देता रहेगा तब तक मैं इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करता रहा, ठीक है ना। राज बाय 2√2 मींस √2, अच्छा √2 देखते हैं अभी। तो ये तब बन गया, अब 1 माइनस कॉस एक्स फिर से 0 दे रहा है बच्चों, तो 1 माइनस कॉस एक्स के कंजुगेट से 1 प्लस कॉस एक्स से फिर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा, तो ऊपर अभी तक दो खिलाड़ी बैठे थे, साइन स्क्वायर एक्स √2 प्लस √1 प्लस कॉस एक्स, और अब एक खिलाड़ी और इनके साथ जुड़ गया, कौन है वो, 1 प्लस कॉस एक्स, इनका तीसरा भाई। और डिनोमिनेटर पे a माइनस बी पहले से था, जब इसको 1 प्लस कॉस एक्स मिलेगा तो ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, जिसको साइन स्क्वायर एक्स कहते हैं। ये थोड़ा तेज करूंगा स्टेप, सिंपल स्टेप है, ठीक है ना। 1 माइनस कॉस एक्स मल्टीप्लाई किया 1 प्लस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स, यानी a माइनस बी a प्लस बी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स बन गया, और ये सुबाहु मारा, क्योंकि अगर मैं x को 0 लगाता बेटे, अभी ये फिर से 0 बनने की प्लानिंग करके बैठा, और हम इतनी देर से जो मशक्कत कर रहे हैं उनका प्लान यही था हमारा कि डिनोमिनेटर में जो गंदगी फैला रहा है उस टर्म को कटना पड़ेगा, और जैसे ये कटा ना, अब आप लगा दो धड़ल्ले से 0, कुछ नहीं होगा। अब सब तो लिमिट के सवाल को करने का अपना एक प्रोसेस है यार, डिनोमिनेटर के टर्म को फ्री, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही रहा। तो ये बन गया, अब ये बन जाएगा आपका लिमिट x टेंडिंग टू 0 √2 प्लस √2 cos 0 1 होता है, और ये 1 प्लस 1, यानी ये आ गया √2 2 और ये आ गया आपका 2, यानी ये आ गया 4, ठीक। तो b का वैल्यू आ गया 4√2, a का वैल्यू आ गया 1/4, a का वैल्यू भी b का वैल्यू पता लग गया। अब आपको ab क्यूब निकालना, तो बड़े आराम से अब आप अपना आंसर निकालिए, ठीक है ना। राज क्या आंसर आ रहा है बताएं। 1 माइनस कॉस एक्स को 2 साइन स्क्वायर x/2 बिल्कुल लिख सकते हैं राज, बिल्कुल लिख सकते हैं। लेकिन अगर 1 माइनस कॉस एक्स, देखो ऐसा है ना राज, न्यूमरेटर में साइन स्क्वायर एक्स बैठा है, वो इंतजार कर रहा कि कब आप उसको काटे। 1 माइनस कॉस एक्स यहाँ पर बैठ के मुंह चिढ़ा रहा है, तो अच्छा है कि 1 प्लस कॉस एक्स से मल्टीप्लाई करके इसी को साइन स्क्वायर एक्स बना दो, ये कट जाएंगे। लेकिन जो तुम बोल रहे हो वो रास्ता है, उससे भी आंसर है ना, उससे भी आंसर है। देखो क्या होता है ना, जब हम क्विकली करते हैं, अब एक जनरल डिस्कशन करते हैं, इस सवाल का जवाब तो निकल चुका, ए ये आ गया, बी ये आ गया, अब ए और बी का क्यूब ये निकालना है। इसके आगे मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग कर लेंगे, क्योंकि दो लिमिट के सवाल सॉल्व करने। तो चलिए मान लेता हूँ कि फर्स्ट राउंड में आप इसे नहीं, थोड़ा कैलकुलेट, फर्स्ट राउंड में बिल्कुल फेयरली मैं सवाल गिन रहा हूँ, देखना चाहता हूँ कि कितने हैं, 10 15 12 कितने सवाल ऐसे मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये तो आपका ए बी की वैल्यू निकालने के बाद अब आप आंसर निकाल। अच्छा एक चीज और देखें, जब आप सवाल करते हैं तो सिंपल सा फंडा क्या है, जैसे मान लो आप कोई क्वेश्चन कर रहे हैं लिमिट का, और सवाल है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन स्क्वायर x/3 और नीचे है साइन स्क्वायर 2x/5, ठीक है। अब x को 0 लगा के ऊपर भी 0 नीचे भी 0 बनना ही है। तो देखो डायरेक्ट जब अपने लिए आप करते हो तो कुछ नहीं, मैं तो ये बच्चों को सिखाता हूँ, सीधा साइन हटा दो सीधे, अब ऊपर वाला बन गया x/3 का स्क्वायर, नीचे 2x/5, क्योंकि जब आप देख रहे हो कि ऊपर भी साइन फंक्शन चल रहा है, नीचे भी साइन फंक्शन चल रहा है, तो दोनों को फॉर्मुलेटेड करने के लिए x की जरूरत पड़ेगी, तो साइन ही हटा दो ना, सीधे सीधे ये बोल दो कि x बराबर 0 इज ए स्मॉल एंगल एंड फॉर ए स्मॉल वैल्यू वी नो साइन थीटा इज थीटा, फॉर ए स्मॉल एंगल्स वी नो दैट साइन थीटा इज थीटा। तो साइन थीटा को थीटा लिख दिया, नीचे भी साइन थीटा को थीटा, सवाल खोल के खत्म, अब आंसर निकलेगा सीधा। ऐसा भी कर, ऐसे ही माना न्यूमरेटर में साइन का टर्म है, डिनोमिनेटर में 10 का चल रहा है, दोनों में 2 पावर है, हटाओ ना साइन और 10 को बीच से, क्योंकि स्मॉल एंगल के लिए 10x को x से लिख सकते हैं, sin x को x से लिख सकते हैं, सीधे सीधे आगे बढ़ा। बट क्रिटिकल केसेस पे ये सब नहीं, अभी मैंने बोला कि पावर इक्विलिब्रियम में हो तब ये सब नहीं, तब तो आदमी ओरली जजमेंट कर लेता है सीधे, ठीक है ना। चलिए तो 15th क्वेश्चन को फर्स्ट राउंड का नहीं मानेंगे, और अगर इसकी डिटेल लिखें तो क्या है, ये सवाल है लिमिट का, और ये 12th क्लास का क्वेश्चन। अगर एक ही लिमिट होती तो ये फर्स्ट राउंड का क्वेश्चन माना जा सकता था, 2 लिमिट सॉल्व करनी पड़ रही है, तो मैं चलो थोड़ा मान लेता हूँ
हूँ कैलकुलेटिव है, लेकिन छोड़ने लायक सवाल नहीं। फर्स्ट राउंड में नहीं करे तो लेकिन अगले राउंड में करना ही चाहिए। चलिए 15th हो गया। 16th क्वेश्चन में आइए। कंसीडर द मैट्रिक्स fx बराबर cos x sin x 0 माइनस sin x cos x 0 0 0 1। ठीक है, मैट्रिक्स दिया है आपको सिंपली। मैं थोड़ा सा पहले इस साइज को बढ़ा देता हूँ इस सवाल। ये क्वेश्चन को पूरे पेज पे ही लिया। ये क्वेश्चन ऑप्शन से हमें कुछ करना है नहीं, बस हमको क्वेश्चन पढ़ना है मेनली। ये है, ठीक है ना। साफ साफ देख लीजिए अब इसको। ये आपका मैट्रिक्स आपके सामने है fx। कंसीडर दिस मैट्रिक्स गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट f माइनस x इज द इनवर्स ऑफ f। ठीक है, तो कुछ नहीं, मुझे इसका इनवर्स निकालना सीधा। अब इनवर्स में इसका लिखने के लिए सबसे पहले सभी के कोफैक्टर्स निकाल लेता हूँ, उसके बाद फटाफट बनाते हैं इनवर्स। सबसे पहले देखो किसका cos x का कितना बनेगा कोफैक्टर। cos x के यहाँ पर कोफैक्टर्स की लिस्ट बना देता हूँ और यहाँ पर एक एक करके लिखते जाऊंगा कि किस एलिमेंट का कौन कोफैक्टर है। तो cos x का कोफैक्टर आएगा cos x, देख रहे हैं ना, cos x का cos x आ जाएगा। फिर निकालता हूँ पहले ऊपर की लाइन सॉल्व करूंगा। माइनस साइन x का क्या आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा आपका माइनस साइन। माइनस साइन x क्यों आया, क्योंकि कोफैक्टर में एक माइनस अपनी तरफ से भी देते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो जब cos x का कोफैक्टर निकाला तो ये वाला टर्म आया, जब इसका कोफैक्टर निकालेंगे तो नेगेटिव साइन के साथ ये 4 आएंगे। ठीक आता है आप लोगों को, मैं जानता हूँ। 0 का कोफैक्टर निकालेंगे, ये पहली रो कंप्लीट। 0 का कोफैक्टर आएगा 0। ठीक, उसके बाद दूसरी रो में आइए, साइन x का कितना आएगा कोफैक्टर। तो साइन x का आ जाएगा, इन चारों की मदद से आएगा, ये आ जाएगा साइन x। सब सेम ही सेम आ रहे हैं, गौर करें। जो बीचों बीच cos x लिखा है उसका कितना आ जाएगा cos x, बिल्कुल बेस्ट। और 0 का आ जाएगा आपका 0 ही। ठीक, और लास्ट रो का भी कर लूं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 0 का आएगा 0, अगले 0 का भी 0, और लास्ट में जो 1 लिखा है उसका आ जाएगा। आगे सबके कोफैक्टर्स, अब सबके कोफैक्टर आपके सामने हैं और सारे एलिमेंट भी आपके सामने। खेलो भैया खत्म करो। एक बार इसका डिटर्मिनेंट भी निकाल। तो डिटर्मिनेंट तो साफ दिखाई दे रहा है। अगर इस कॉलम के रिस्पेक्ट में सॉल्व करूंगा सबसे अच्छा हो, क्योंकि 0 के साथ कुछ लिखना नहीं पड़ेगा। 0 के साथ कुछ लिखना नहीं पड़ेगा। 1 के साथ लिखेंगे cos स्क्वायर x माइनस माइनस साइन स्क्वायर, यानी 1 आ। तो ये जो मैट्रिक्स दिया है fx, अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट करूं तो ये 1 आ जा रहा है, ये भी। ठीक है, अब फट से मैं इनवर्स निकाल रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। इसका इनवर्स निकालने के लिए मुझे थोड़ा सा पेज चाहिए होगा, तो इस सवाल को फिर से लेफ्ट में शिफ्ट कराओ, ध्यान दीजिए। अब कैसे निकलेगा देखिए। सबसे पहले मैं निकाल रहा हूँ f का इनवर्स, f इनवर्स x निकाल रहा हूँ। ठीक है ना, तो f इनवर्स x कितना आ जाएगा, देखिए ये आपका f माइनस x इज द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स fx। तो fx मैट्रिक्स का इनवर्स निकालेंगे तो ये आ जाएगा। इसके कोफैक्टर का मैट्रिक्स बना लेता हूँ पहले, वो भी ट्रांसपोज करके लिखूंगा, ध्यान देते रहिए। सबसे पहले मैंने पहली रो के कोफैक्टर्स निकाले थे और अब मैं इनको कॉलम वाइज लिखूंगा। तो कैसे प्रेजेंट करूंगा, cos x यहाँ माइनस साइन x यहाँ 0 यहाँ, इसके बाद अगला नंबर आएगा इन तीनों का कॉलम वाइज लिखूंगा। निकाले रो वाइज थे, लिखूंगा कॉलम। इसी को ट्रांसपोज करना कहते हैं, आप लोग जानते हैं। और लास्ट जो रो है उसके निकले थे 0 0 1 और कॉलम वाइज इनको लिखूंगा 0 0। अब इसके दर्शन आप लोग कर लें, ये f इनवर्स x है, नहीं डिवाइडेड बाय इसके डिटर्मिनेंट से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो इत्तेफाक से डिटर्मिनेंट 1 आया है, तो इसी को, ठीक है ना, इसी को हटा ही देता हूँ, इसको 1 ही आ गया है। क्योंकि डिटर्मिनेंट 1 है तो डिवाइड करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिटर्मिनेंट का वैल्यू 1 आ गया। तो क्योंकि डिटर्मिनेंट का वैल्यू 1 है इसलिए कुछ डिवाइड भी नहीं, ठीक है ना। तो f इनवर्स x इतना आ गया। अब इसकी शक्ल एक बार देख लो, ये बिल्कुल वैसा ही है क्या जैसा डिटर्मिनेंट हमको दिया है। अब जो हमको दिया है वो है cos x साइन, नहीं, एक माइनस का फर्क है, गौर करिए। अगर आप fx में f माइनस x निकालने की कोशिश करें तो आपको सारे x की जगह माइनस x लिखना पड़ेगा, है ना। तो fx की वैल्यू में x को माइनस x लिखने पर cos माइनस x cos x होता है, माइनस साइन x हो जाएगा माइनस साइन माइनस x, यानी प्लस साइन x, 0 का 0। फिर आइए दूसरी रो पे, तो साइन x का हो जाएगा माइनस साइन x, cos x का cos x 0 और 0 0 1। ये मैंने क्या किया एक बार बता देता हूँ। मैंने fx फंक्शन की मदद से f माइनस x निकाला, और अब आप देख सकते हैं f माइनस x और fx इनवर्स दोनों क्या सिद्ध हो गया कि f x का इनवर्स मैट्रिक्स वही है जो f माइनस x का वैल्यू। तो इसका पहला स्टेटमेंट था कि f माइनस x जो है वही इनवर्स का रोल प्ले करेगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। जो पहला स्टेटमेंट है उसको तो आप करेक्ट मान लीजिए। अब दूसरा स्टेटमेंट की तरफ आते हैं, मैं थोड़ा हाईलाइट कर दूं, ये है दूसरा स्टेटमेंट, fx इंटू fy बराबर fx प्लस y। यानी अगर आप fx fy को मल्टीप्लाई करोगे तो fx प्लस y के बराबर हो। देख लेते हैं, एक बार करके देखना पड़ेगा। fx इंटू fy कह रहा है ना, ठीक। तो fx इंटू fy की वैल्यू क्या आ जाएगी, देख लीजिए। पहला डिटर्मिनेंट होगा fx जो कि गिवन है cos x माइनस साइन x 0 साइन x cos x 0 0 0 1, और जो fy आएगा वो आ जाएगा cos y माइनस साइन y 0 साइन y cos y 0 0 0 1। ठीक, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो इनको मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा, देखें। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या टर्म मिलेगा, इसकी रो और इसकी कॉलम उठाएंगे
तो cos x cos y माइनस sin x sin y डायरेक्ट, यानी cos x प्लस y। समझ आइए बात को, आप लोग मल्टीप्लाई करना जानते हैं, एक बार फिर बता देता हूँ। इस रो को उठाते हैं, इस कॉलम को उठाते, तो cos x cos y के साथ बनेगा cos x cos y और माइनस sin x sin y। cos x cos y माइनस sin x sin y को cos x प्लस y। ठीक, अगला एलिमेंट रो तो यही रहेगी, कॉलम बदल जाएगा, अब उठेगा cos x sin y माइनस, यानी माइनस cos x sin y माइनस sin x cos y, तो माइनस कॉमन लेके ये बन जाएगा sin x प्लस y। देखते जाइए, अगर आप चाहें तो अपनी कॉपी में एक बार लिख के भी देख सकते हैं। और अंतिम बार जब इस रो को इस कॉलम से मिलेंगे तो cos x 0 के साथ 0, माइनस sin x 0 के साथ 0, 0 1 के साथ इट इज। पहली लाइन आ गई। दूसरी लाइन के लिए क्या करते हैं आप लोगों को पता है, अब दूसरा रो और यहाँ पहला कॉलम, तो sin x cos y प्लस cos x sin y प्लस 0, यानी ये आ गया sin x प्लस y। देखते जाइएगा, sin x प्लस y आ गया। अगला एलिमेंट क्या आएगा, देखें, रो यही रहेगी, कॉलम बीच वाला रहेगा, तो sin x sin y विथ नेगेटिव साइन cos x cos y, यानी cos x cos y माइनस sin x sin y, फिर से cos x। और अंतिम एलिमेंट क्या आएगा उसको देखें, बीच की रो ये वाला कॉलम, sin x 0 के साथ 0, cos x 0 के साथ 0, 0 1 के साथ, ये आ गया। और अंतिम लाइन में तो आनंद ही आनंद है, सभी 0 हो जाएंगे, 0 cos x के साथ 0, 0 sin x sin y के साथ 0, 1 0 के साथ, तो ये एलिमेंट तो भैया 0 ही है। अगला एलिमेंट आएगा इसके साथ, इसको लेके तो 0 0 0, ये भी 0, और सबसे लास्ट एलिमेंट आएगा इसको इसके साथ लेके तो 0 0 1 1 जाओ, ये। अब इसकी शकल ध्यान से देख लो, क्या ये वही मैट्रिक्स है जो एग्जैक्ट था? अब गौर से देखें, fx का वैल्यू ये था और इसकी शकल इससे मैच करा, तो आप पाएंगे कि जो cos x था वो cos x प्लस y बन गया, जो माइनस sin x था वो माइनस sin x प्लस y बन गया, जो sin x था sin x प्लस y बन गया, जो cos x था cos x प्लस y बन गया, 1 की जगह 1 है, यानी एग्जैक्ट वही आ गया है, बस x की जगह x प्लस y। तो इसको मैं लिख देता हूं fx। आप जानते हैं कि अगर x का रोल x प्लस y प्ले कर रहा है मैट्रिक्स में, तो अब उसे fx की बजाय fx प्लस y। अब आइए एनालिसिस करते हैं। सवाल क्या था, एक बार वापस लौटिए। एक मैट्रिक्स आपको दिया था और नीचे लिखा था गिवन बिलो 2 स्टेट। मैट्रिक्स दिया था, नीचे 2 स्टेटमेंट दिए थे। पहला लिखा था f माइनस एक्स इज द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स, तो चेक किया, बिल्कुल सही पाया गया। और दूसरा लिखा है कि fx fy को मल्टीप्लाई करके fx प्लस y की बराबरी होगी, ये भी सही पाया गया। इन द लाइट ऑफ अबव स्टेटमेंट्स चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन ऑफ डू, जबकि मैं ये कह रहा हूँ कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट, ठीक है ना, मेरे हिसाब से दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। अब ठीक है ना, तो ये आपका किया जा सकता है सवाल। SC मींस SC कैटेगरी बेटे, 85% SC मींस कैटेगरी की बात कर रहे हैं क्या? यूपी में कोई NIT बता दो। हाँ तो यार यूपी में चाहते हैं कोई NIT, अच्छा एक काम करूंगा ना, कल बताऊंगा बेटे, दिमाग कल आ जाना, कल बताऊंगा ना, पूरा डिटेल देख लूंगा। अब यूपी में कौन से अच्छे NIT है ये पहले निकालूंगा। जैसे अभी फिलहाल जैसे लखनऊ वाला है मेन, है ना, लखनऊ वाला है मेन NIT, और बाकी अब देखना पड़ेगा कि और कहाँ कहाँ के हैं, सबसे कंसल्ट करके कल बता देता हूँ 3-4। और मेरे हिसाब से 85% में SC में मेरिट कहाँ तक गई है ये एक बार देखना पड़ेगा। हाँ NIT इलाहाबाद की बात, वहां मिल पाएगा, अगर वहां मिल जाएगा तो ठीक है, वो तो सबसे बेस्ट है ना। बाकी कल और डिटेल बता देता हूँ, 2-4 नाम और बता दूंगा, ठीक है ना। चलिए तो ये तो आपका हो गया, ठीक है, चलिए ये तो पूरा हो गया ना, ये 16th क्वेश्चन कंप्लीट। और ये है आपके इसके दोनों स्टेटमेंट करेक्ट। अब मिला लेना, जिस ऑप्शन में ये लिखा होगा कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है वही सही है ना। चल तो ये 16th क्वेश्चन हो गया। अगले में आइए 17th क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, थोड़ा मैं इसको फुल साइज दे दूं, ये लीजिए, अब आप पढ़ पाएंगे आराम से। देख लीजिए क्वेश्चन क्या है, 17th क्वेश्चन, द पोर्शन ऑफ द लाइन, सबसे टॉप पे है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ें, मैं उसको हाईलाइट कर देता हूँ। ये है क्वेश्चन आपके सामने, इसको एक बार देख लें। द पोर्शन ऑफ द लाइन 4x + 5y = 20 in the first quadrant is trisected by the line L1 L2 passing through origin. The tangent of the angle between the line L1 L2। अब क्या क्वेश्चन को पहले एक बार समझो, एक डायग्राम बना के इसको क्लैरिफाई करने की कोशिश करता हूं। द पोर्शन ऑफ द लाइन 4x + 5y = 20। लाइन कैसी बनेगी, तो ध्यान से समझो, जब आप x को 0 रखोगे तो y 4 आएगा, जब आप y को 0 रखोगे तो x 5 आएगा। यानी पॉइंट क्या हुए, यहाँ पर कहीं पर एक पॉइंट होगा 5,0, एक पॉइंट y एक्सिस में होगा 0,4। लाइन इन दोनों पॉइंट से पास। सबसे पहला, क्योंकि अभी समझा रहा हूं तो एक्चुअल में डायग्राम बना के ही दिखा देता हूं एक बार। द पोर्शन ऑफ द लाइन 4x + 5y = 20 इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इज ट्राइसेक्टेड बाय द लाइन L1 L2। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसका जो हिस्सा उसको मैं हाईलाइट कर देता हूं, इतने हिस्से की ये बात, इसकी बात, ये टुकड़ा है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। आगे क्या सवाल बोलता सुनिए एक बार। अब ये कहता है द पोर्शन ऑफ द लाइन 4x + 5y = 20 इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इज ट्राइसेक्टेड बाय 2 लाइंस L1 L2 पासिंग थ्रू ओरिजिन। इस हिस्से के मतलब इस पीस के 3 टुकड़े करने हैं भाई साहब। तो सही जगह मुझे एक तो ये लग रही, एक ये लग रही, ठीक है। अब 2 मुझे ओरिजिन से जाने वाली लाइनें बना दीजिए, कुछ इस तरह से ट्राइसेक्ट कर, जो कह रहा मैं करते जा रहा हूँ, ठीक है ना। इसके 3 टुकड़े कर दिए। अब ये लंबाई भी x है,
ये भी x है और ये भी x है, आप ये ठीक है, तीनों टुकड़े x लंबाई। x मैंने कॉमन नाम रख दिया तीनों पीसेस का, ठीक है। उल्टा लिख दिया दोस्त, x को 0 रख के y की वैल्यू 4 आ रही है और y को 0 रख के x की वैल्यू 5 आ रही है। उल्टा मतलब बेटे क्या गलत लिख दिया राज? चलो आप तब तक एक बार और भेजो क्या बोलना चाह रहे हो, तब तक मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ। द पोर्शन ऑफ द लाइन 4x + 5y = 20 इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इज ट्राइसेक्टेड बाय द लाइन L1 एंड L2 पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो इसको L1 मान लो, इसको L2। द टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन द लाइन इज, आपको इस एंगल का tan निकालना है। तो दोनों लाइनों के बीच के एंगल को थीटा बोल रहा हूं। अब मेरा टारगेट है इस सवाल में tan थीटा निकालने का। एक मिनट रुकिएगा, पिछले सवाल में हमने ये डिस्कस नहीं किया कि ये फर्स्ट राउंड लायक सवाल है कि नहीं। मेरे हिसाब से इस सवाल में हमको क्या क्या करना पड़ेगा बताइए एक बार। fx से मैंने इनवर्स निकाला, एक पल में निकल गया, तो और चेकिंग, इसको आप फर्स्ट राउंड का सवाल गिन सकते हैं, क्योंकि अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, इसीलिए बहुत सारे पहलुओं पर चर्चा की। अगर कोई बच्चा अकेले कर रहा हो तो मुझे लगता है उसको टाइम, तो उस हिसाब से फर्स्ट राउंड का क्वेश्चन बनेगा और इसको आसान क्वेश्चन की कैटेगरी में रखा जाएगा। ये है आपका मैट्रिक्स का क्वेश्चन और 12th क्लास के, ठीक है ना। चलिए वापस आइए, 17th पे वापस आ जा रहे हैं। ये आपकी लाइन दे रखी है आपको सबसे टॉप पे और आपसे बोला है L1 L2 दो लाइन इसको ट्राइसेक्ट कर रही है, आपको थीटा निकालना है L1 L2 के बीच, आपको टेंजेंट निकालना है एंगल का। देखिए लिखा है द टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन L1 L2, यानी आपका रिक्वायरमेंट है tan थीटा, सही है ना राज? चलिए ठीक है, तो अब आपको निकालना है tan थीटा। तो कैसे निकालेंगे? देखिए tan थीटा निकालने के लिए आप एक काम करो बहुत क्विकली, इसको अल्फा मान, इस एंगल को अल्फा मान लो। अब इसको अल्फा मानने के बाद आपको अल्फा प्लस थीटा और अल्फा पर इक्वेशन बनाने का मौका मिलता है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे आप देखिए, द पोर्शन ऑफ द लाइन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इज ट्राइसेक्टेड बाय द लाइन L1 एंड L2 पासिंग थ्रू द ओरिजिन, द टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन द लाइन L1 L2। अब ये हो गया थीटा, ये हो गया अल्फा, 04 ये पॉइंट है, 50 ये पॉइंट। अच्छा एक बात और बताता हूँ, इन दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालना हमारे लिए बिल्कुल आसान है, क्योंकि जब मैं L1 लाइन वाले पॉइंट A के कोऑर्डिनेट निकालूंगा तो मैं इस रेशियो को 1:2 मानूंगा इस तरह, और जब मैं B के कोऑर्डिनेट निकालूंगा तो 2:1 मानूंगा। तो कैसा ये सवाल, एक बार इसका लेवल समझो। एक कॉर्नर है 5,0 जिसको मैं x1 y1 नाम दे रहा हूँ, एक कॉर्नर है 0,4 जिसको मैं x2 y2 नाम दे रहा हूँ, और मुझे भैया इसमें 1:2 वाला पॉइंट ढूंढना है जिसका नाम A है। सिंपल। अब एक सेकंड मुझे दीजिए, मैं निकाल देता हूँ। mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n3 और my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, यानी ये आ गया 10/3 4/3। ये ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट मेरे हाथ में 10/3 4/3, ठीक है। अब बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी निकालने दीजिए। इस बार फिर सेम चीज करूंगा। 50 मेरा एक कॉर्नर होगा x1 y1, 04 दूसरा कॉर्नर होगा x2 y2 और इस बार रेशियो चाहिए मुझे 2:1 बी। तो क्या होगा बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट देख लीजिए एक बार, ये हो जाएगा mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n और दूसरी बार होगा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो ये आ गया 5/3 और 8/3 भैया, ये पॉइंट भी आ गए 5/3 और 8, 5/3 8 आ गए दोनों। अब सुनिए, अब खत्म हो गया ऐसा। लाइन ओरिजिन से जा रही है ना, तो आप कुछ नहीं करना पड़ेगा। क्यों? देखिए ओरिजिन के कोऑर्डिनेट है 0 0 भैया, तो आपके 0 0 और ए पॉइंट को मिलाने वाली लाइन का स्लोप तो निकल गया। अगर आपको इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी पता लग गए और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी पता लग गए तो इस लाइन का स्लोप भी पता लग गया ना, और स्लोप को tan अल्फा कहेंगे। तो tan अल्फा की वैल्यू हमको पता लग गई। मैं ब्लैक पेन से यहाँ लिखते जाता हूँ। tan अल्फा की वैल्यू हमने खोज निकाली है। कैसे? ये है x2 y2, ये है x1 y1 0, तो 4/3 अपॉन 10/3 यानी 4/10 यानी 2/5 आ गया 10, ठीक। और जो ये दूसरी लाइन है, गौर करें L2, इसमें ये है 0 0 और ये निकल चुका है 5/3 8/3। तो ये जो दूसरी लाइन का स्लोप होगा जिसको हम tan थीटा प्लस अल्फा पूरा बोलेंगे, वो कितना आ जाएगा? देखो tan थीटा प्लस अल्फा वो आ जाएगा 8/3 अपॉन 5/3, इट इज 8/। अब tan थीटा प्लस अल्फा मुझे पता है, tan अल्फा मुझे, सवाल समाप्त हुआ। क्या करना पड़ेगा आप समझ ही गए होंगे। मैं एक फॉर्मूला लिख देता हूँ, उसके बाद आप लोग कर लीजिए। हमें निकालना था tan थीटा, तो मैं इसको लिख दूंगा tan थीटा प्लस अल्फा माइनस अल्फा, एक ही बात है। और अब इसके टुकड़े tan थीटा प्लस अल्फा अलग, tan अल्फा अलग अपॉन 1 प्लस tan थीटा प्लस अल्फा tan अल्फा। मैंने क्या किया एक बार बता दूं, tan थीटा को लिख दिया tan थीटा प्लस अल्फा माइनस अल्फा, बात एक ही है, और फिर इसको tan a माइनस बी से ओपन कर दिया, तो tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan। सोमेश भाई 1 मिनट आपसे बात करता हूँ, 1 सेकंड दीजिए मुझे, है ना। आप आज ही आ रहे हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं शायद। 1 मिनट आपको बताता हूँ। तो tan थीटा आ गया tan थीटा प्लस अल्फा माइनस अल्फा, tan थीटा प्लस अल्फा माइनस tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan थीटा प्लस अल्फा tan। वैल्यूज पुट कीजिए, सीधा आंसर आए। क्या बन जाएगा आंसर? देखिए ये हो जाएगा 8/3, tan थीटा प्लस अल्फा आया था 8/3 और ये 2/5 ना, तो 8/3 माइनस 2/5 अपॉन 1 प्लस 8/3 इंटू 2/। अब बाकी इसको सॉल्व करके देख लीजिए, है ना। कोई कैलकुलेशन प्रॉब्लम अगर की है तो राज बैठा ही हुआ है बताने के लिए। तो tan थीटा की वैल्यू इसको सॉल्व करके निकल जाएगी, जो ऑप्शन मैच करे उसको टिक कर दें, ठीक है ना। इस तरह से आप 17 को भी कर पाएंगे। हाँ,
एक बार सोमेश बताइए, क्या आपने कोऑर्डिनेट पढ़ी नहीं है या क्या प्रॉब्लम आपको आती है, बताइए बेटे। आप 12th के स्टूडेंट हैं, 11th के हैं, चलिए तो ये निकल गया ना। क्या था सवाल, एक बार फिर से समझ ले। आपको एक लाइन दी थी, उसका कुछ पोर्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट में कट हो रहा था। सर अगर होल निकाल जल्दी निकल, इस वाले केस में एक बार करके देख लेना, वैसे भी है ना, एक बार वैसे भी करके देख लेना, है ना। अगर क्विकली होता तो अच्छी बात है। हालांकि इसमें भी ज्यादा कुछ नहीं हुआ, बस 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट ही निकालने थे। ये रास्ता मैंने इसलिए पकड़ा ना यार, क्योंकि इन दोनों के कोऑर्डिनेट थे बड़े सिंपल। इतने सारे जीरो मिल जाए तो लालच तो आता ही यार, यहाँ भी जीरो यहाँ भी जीरो, इतने सारे जीरो, कैलकुलेशन आसान हो जाती है, फट से दोनों के कोऑर्डिनेट निकाले। और मैं जानता था कि इनके कोऑर्डिनेट ही स्लोप दे देंगे, क्योंकि ये जा रहे हैं ओरिजिन से गुजरने वाली लाइन में, तो बस एक ही पॉइंट काम कर जाता है ना। जैसे ओरिजिन से गुजरने वाली लाइन में अगर कोई मुझको बस इतना बता दे कि एक पॉइंट है 4,3, तो मैं सीधे लिख दूंगा tan थीटा 4/3, 3/4, डायरेक्ट निकल जाएगा ना tan थीटा, इसलिए ठीक है ना। और इसको आप अगर कैटेगराइज करें तो ये फर्स्ट राउंड के सवाल में गिनने लायक बिल्कुल सिंपल सा सवाल था। और tan थीटा बस यहीं पर थोड़ा ट्विस्ट था कि tan थीटा को ऐसे आपको समझना पड़ेगा, इस फॉर्मेट में तोड़ के, ठीक है ना। तो सिंपल मानेंगे, क्योंकि ईयरली डिस्कशन में भी तो बच्चे ऐसे कई सवाल करे रहते हैं ना, तो उनसे होना चाहिए। स्ट्रेट लाइन का सवाल है, स्ट्रेट लाइंस का सवाल है, और ये 11, ठीक है ना। चलिए तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट। 17 के बाद आगे बढ़ते हैं, 18 क्वेश्चन में आते हैं। चलिए जल्दी जल्दी एक और निपटा लेते हैं। 18th क्वेश्चन में आते हैं। क्या है 18th क्वेश्चन, एक बार पहले देख लीजिए अच्छे से। इफ A denotes the sum of all the coefficients in the expansion of this and B denotes the sum of all the coefficient in the expansion this, then ये तो फर्स्ट राउंड के लायक ही सवाल है, क्योंकि मुझे लगता है 4 सेकंड में खत्म, कुछ पूछा ही नहीं है इसमें। तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ध्यान दें। A denotes the sum of all the coefficient of this, ठीक है। अब ये एक्सप्रेशन क्या है, 1 - 3x + 10x स्क्वायर की होल पावर है, और कहता है इसके सारे कोफिशिएंट का सम है। तो मेरे भाई ये अपने आप में कोफिशिएंट ही बन जाएगा अगर आप x को 1 पुट कर दोगे। तो पुट x बराबर 1, पुट x बराबर 1, ये बन जाएगा 1 - 3 + 10 की होल पावर n, जिसका नाम a है। 10 में से 10 11 3 8 की पावर n बराबर a आ गया, a का वैल्यू पता। ऐसे ये कहता है कि b denotes the sum of all the coefficient in the expansion this, तो इसमें भी वही करो। ये दूसरा एक्सपेंशन है 1 + x² की पावर n, इसमें पुट x बराबर 1, तो x को 1 पुट करते ही 2 की पावर n आ गया। यही अब a पता है, b पता है, ऑप्शन चेक कर। तो पहले ही चेक क्या करना है, इनमें रिलेशन पहले ही निकाल लो ना। 8 की पावर n को आप लिख सकते हो 2 की पावर n का होल क्यूब बराबर a, और 2 की पावर n का ही नाम b है, तो b यहाँ रख दो, b का क्यूब। इससे सिंपल सवाल इस साल नहीं आया होगा कोई, तो b क्यूब बराबर है, यानी चौथा ऑप्शन, ठीक है ना। तो ये आपका बाइनोमियल थ्योरम का सवाल है, बाइनोमियल थ्योरम का सवाल है 11th क्लास का, और फर्स्ट राउंड के लायक, सिंपल से, ठीक है। चलिए तो 18 तक हमने आज कंप्लीट कर लिया। अगली क्लास में अब 19 क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो सारे क्वेश्चंस पे डिस्कस करते हुए आगे निकलेंगे, ताकि हर प्रकार का सवाल जो इस बार पूछा गया है वो हमको थोड़ा आइडिया लग जाए कि कैसे बना है ना। क्योंकि मुझे अंदेशा है कि अप्रैल में जब सवाल बनेंगे, पेपर उठेंगे, तो इसी तरीके के होंगे, 19-20 हिसाब होगा। चलिए तो कल करेंगे, कल ठीक 7:30 पे फिर स्टार्ट।